नमस्कार। आज तारीख है 5 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में जिन 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है वो काफी जटिल और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक सरसरी निगाह डालते हैं आज के विषयों पर। पहला मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का टकराव। जहां अमेरिकन रक्षा विभाग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सही कहा। दूसरा विषय है जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ने से देशों की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के नियम बदल रहे हैं। और तीसरा मुद्दा परमाणु संयंत्रों पर बढ़ते सैन्य हमलों से जुड़ा है। चाहे वो यूक्रेन हो या ईरान, इन हमलों से जुड़ा वैश्विक खतरा लगातार बढ़ रहा है। चौथा विषय इतिहास और राजनीति से जुड़ा है। नई दिल्ली से एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाए जाने के पीछे की प्रतीकात्मक राजनीति और इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है ये भी समझेंगे। और पांचवा मुद्दा है कर्नाटका में आरक्षण का जटिल विवाद, जहां 56,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती में 50% की सीमा और दलित समुदायों के बीच का आंतरिक टकराव सामने आया है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत पहले विषय से करते हैं जो एआई और हथियारों की दौड़ से जुड़ा है। देखिए, हाल ही में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी डीओडी ने जानी मानी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के कोडिंग असिस्टेंट क्लॉड को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया है। ये काफी हैरान करने वाला कदम था क्योंकि एक ऐसा टैग है जो आमतौर पर दुश्मन देशों की उन कंपनियों को दिया जाता है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। एंथ्रोपिक को $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन हालात तब बदले जब 9 जनवरी को नए रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का एक मेमो सामने आया। उस मेमो का शीर्षक था एक्सेलरेटिंग अमेरिकाज मिलिट्री एआई डोमिनेंस। हाँ, जिसमें सेना में एआई के तेजी से उपयोग और रुकावटों को हटाने की पुरजोर वकालत की गई थी। यहाँ जो सबसे रोचक तथ्य है वो ये है कि इस पूरे विवाद की जड़ में एंथ्रोपिक का अपना एक इंटरनल संविधान या पॉलिसी है, यानी उनके अपने कानून। सही कहा। एंथ्रोपिक ने शुरू से ही अपने एआई मॉडल क्लॉड का उपयोग घरेलू निगरानी यानी डोमेस्टिक सर्वेलेंस और पूरी तरह से स्वचालित हथियारों के लिए करने से साफ इनकार कर दिया था। फुली ऑटोनोमस वेपनरी के लिए मना कर दिया था। बिल्कुल। फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स का अर्थ है ऐसे हथियार जो बिना किसी इंसानी निर्देश या मानव नियंत्रण के खुद निशाना चुने और हमला करने का फैसला लें। और इस पर एंथ्रोपिक के को-फाउंडर डैरियो अमोडाई इस बात पर अड़े रहे कि अमेरिकन रक्षा विभाग के साथ होने वाले समझौते में इन सुरक्षा नियमों को कानूनी रूप से शामिल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ डीओडी की मांग थी कि उन्हें बिना किसी पाबंदी के एकदम स्वतंत्र रूप से इन एआई मॉडल्स का उपयोग करने दिया जाए। तो जब एंथ्रोपिक ने अपने नैतिक नियमों से समझौता करने से मना किया तो उन्हें असप्लाई चेन रिस्क बताकर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। और इसके ठीक बाद ओपन एआई ने तुरंत रक्षा विभाग के साथ समझौता कर लिया। ओपन एआई का दावा है कि उनके समझौते में भी सुरक्षा नियम हैं। लेकिन एंथ्रोपिक जिन सख्त और स्पष्ट नियमों की मांग कर रहा था वो ओपन एआई के समझौते में कहीं नदारद दिखते हैं। ये एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से काफी चिंताजनक है। हाँ, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि कैसे एक ध्रुवीय विश्व में महाशक्तियां स्ट्रेटेजिक अपर हैंड हासिल करने के लिए एआई सुरक्षा मानकों को दांव पर लगा रही है। विशेषकर ईरान पर हाल ही में हुए हमलों के परिप्रेक्ष्य में, जहां कथित तौर पर क्लॉसॉ से मदद ली गई थी। ये दर्शाता है कि जब बात सैन्य वर्चस्व की आती है तो नैतिकता पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। और ये कानून और नियमों के असहाय होने की स्थिति सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो जलवायु परिवर्तन भी कुछ ऐसी ही चुनौतियां पेश कर रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की नींव हिला रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले पीएसएनआर यानी परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को देखना होगा, जो विकासशील देशों को अपने जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को निकालने और इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। सही। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की मांग हो रही है। COP28 और COP30 में इस पर काफी जोर दिया गया। ये एक बड़ा टकराव है, लेकिन इससे भी बड़ा टकराव स्टेटहुड या राज्य के दर्जे को लेकर है।
1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक देश के लिए टेरिटरी यानी क्षेत्र होना कानूनी जरूरी है। हाँ, पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से छोटे द्वीपों का अस्तित्व खतरे में है। अगर उनकी जमीन डूब गई तो क्या उनका कानूनी अस्तित्व खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। हालांकि 2023 के पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की घोषणा में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। पर यह सिर्फ एक घोषणा है, ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं। इसी तरह आज क्लाइमेट रिफ्यूजीज का मुद्दा भी है। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन जलवायु प्रवासियों को शरणार्थी नहीं मानता। ये एक बहुत बड़ी खामी है, जिसके चलते विशेषज्ञ फ्रैंक बियरमैन ने UNFCCC के तहत एक नए प्रोटोकॉल का सुझाव दिया है, जिसमें क्लाइमेट रिफ्यूजीज को कानूनी पहचान मिल सके और साथ ही समुद्री सीमाओं यानी मैरीटाइम जोन्स का नियम भी बदलना होगा। UNCLOS के तहत बेसलाइन के नियमों में टकराव है। मतलब स्थायी या परमानेंट बेसलाइन और एम्बुलेटरी बेसलाइन के बीच का टकराव। द्वीपीय देश चाहते हैं कि उनकी मौजूदा बेसलाइन स्थायी मान ली जाए, ताकि जमीन डूबने पर भी उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम ना हो। ये पूरा विश्लेषण दर्शाता है कि 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की जलवायु चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह अक्षम है। सही कहा। और कानूनी नियमों का यह असहायपन वैश्विक सुरक्षा ढांचे में भी दिख रहा है। आइए अपने तीसरे विषय पर चलते हैं, जो परमाणु संयंत्रों पर हमलों से जुड़ा है। ये खतरा पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। अगर हाल की घटनाओं का कालाक्रम देखें तो 2022 में यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया प्लांट पर रूसी सेना का हमला हुआ। उसके बाद 2024 और 2025 में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले किए गए, जिसमें फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान शामिल हैं। और अभी हाल ही में 3 मार्च को बुशहर प्लांट पर भी हमला हुआ। और बात सिर्फ सैन्य हमलों तक नहीं रुकी। US, NSA और ब्राजील की परमाणु सुविधाओं पर साइबर हमले भी हुए हैं। अगर हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर देखें तो जिनेवा कन्वेंशन राज्यों को स्पष्ट रूप से परमाणु सुविधाओं को खतरे में डालने से रोकता है, क्योंकि इन हमलों से मानवीय और पर्यावरणीय नुकसान का डर बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए सीजियम-137 का रिसाव। बिल्कुल, ये रेडियो एक्टिव तत्व हवा और पानी में लीक होकर आने वाले कई दशकों तक जमीन को दूषित कर सकता है। पर इन सैन्य हमलों की सबसे बड़ी विश्लेषणात्मक खासियत ये है कि ये पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। सही कहा, ये हमले ईरान को कूटनीतिक रास्ते से दूर कर रहे हैं और IAEA की मॉनिटरिंग को नष्ट कर रहे हैं। और नतीजतन ईरान अपनी परमाणु संपत्तियों को जमीन में और गहराई में छिपा रहा है। साथ ही रूस और चाइना के साथ लंबे समय के समझौतों की तरफ मजबूर हो रहा है। इसका UPSC या विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण यही है कि केवल सैन्य बल से स्थिरता नहीं आ सकती। प्रतिबंधों में राहत और कूटनीतिक वार्ता यानी नेगोशिएशंस ही दीर्घकालिक सुरक्षा का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। ये समझना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं चौथे विषय की तरफ, जो इतिहास और प्रतीकात्मक राजनीति पर केंद्रित है। हाल ही में 23 फरवरी को नई दिल्ली से एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाकर वहां स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी की मूर्ति लगाई गई। सरकार ने इसे गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ने का कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे इतिहास मिटाने की कोशिश कहा। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। अगर हम लुटियंस के इतिहास की परतें खोलें तो पता चलता है कि बिना किसी खास ट्रेनिंग के वो इस मुकाम पर पहुंचा। हाँ, लुटियंस का आगे बढ़ना सिर्फ उसके संपर्कों और भारत के पूर्व वायसरॉय की बेटी एमिली से शादी का नतीजा था। उसका भारतीय शिल्पकारों के प्रति रवैया भी काफी अहंकारी था। यूजेनिक सोसाइटी वाली उसकी टिप्पणी इसका प्रमाण है, जहां उसने भारतीय शिल्पकारों का मजाक उड़ाया था। और जहां तक नई दिल्ली की वास्तुकला का सवाल है, उसने अकेले इसे डिजाइन नहीं किया था। हर्बर्ट बेकर और लॉर्ड हार्डिंग का इसमें बड़ा योगदान था। परंतु कंट्री लाइफ पत्रिका और अपने बेहतरीन PR के कारण सारा श्रेय लुटियंस ले गया। राजनीतिक संदर्भ में देखें तो आज लुटियंस एलीट शब्द एक राजनीतिक तंज बन गया है, और राजा गोपालाचारी की मूर्ति लगाने के पीछे आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का गणित भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। एक विश्लेषणात्मक नजरिए से ये स्पष्ट है कि इतिहास को सहेजने का रिकॉर्ड सभी सरकारों का खराब रहा है, चाहे वो अंग्रेज हों जिन्होंने राजा का अधिकार जमाने के लिए राजधानी कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की थी, या मौजूदा सरकार। वास्तुकला हमेशा अपना राजनीतिक इम्प्रिंट छोड़ने का जरिया रही है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अब हम अपने आखिरी विषय पर आते हैं, जो कर्नाटका का कोटा मैट्रिक्स या आरक्षण की जटिलताओं पर है। कर्नाटक में लगभग 56,000 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू हुई है,
लेकिन इसमें 2 बड़े पेच हैं। पहला, कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है और दूसरा, 101 अनुसूचित जातियों यानी एससीज के लिए नए आंतरिक आरक्षण को इस भर्ती से हटा दिया है। इस विवाद की जड़ें समझने के लिए 2022 में जाना होगा, जब बीजेपी सरकार ने एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया था। जिसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं था और मामला कोर्ट में चला गया है। और अब इंटरनल रिजर्वेशन हटाने से दलित समुदाय में एक बड़ा विभाजन हो गया है। दलित लेफ्ट, जिसमें मादिगा संघ आते हैं, वो पिछले 4 दशकों से आंतरिक आरक्षण मांग रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा फायदा दलित राइट जैसे होलेया और भोविया या लंबानी जैसी टचेबल जातियां ले रही हैं। इस मुद्दे ने सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। कैबिनेट भी दलित राइट और दलित लेफ्ट मंत्रियों के बीच बटी हुई है। एसटी समुदाय भी नाराज है। उनका मानना है कि 50% कैप के कारण 3,385 पद जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ये पूरा मुद्दा इस बात का प्रमाण है कि कानूनी अड़चनों और चुनावी वादों के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल है, विशेषकर उत्तरी कर्नाटक के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट का 50% कैप इसमें एक बड़ी कानूनी बाधा है। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।